friends and welcome again in our YouTube channel Love for Pharma। मैं सत्यम गुप्ता, एक फार्मा प्रोफेशनल, कंसल्टेंट और इंटरप्रेटर फिर से आपके सामने हूँ फार्मा से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स की एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, वो उनके बारे में जानते तो हैं, लेकिन जब भी हम उनकी पर्टिकुलर एक्टिविटी की डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं या उन एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन को पूछते हैं तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उन्हें नहीं पता होती है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस या फिर इक्विपमेंट्स की डेफिनेशंस को उनको कभी बताया ही नहीं गया, या फिर गाइडलाइन में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनको वो कभी पढ़ते ही नहीं है, या फिर पढ़ते हैं तो ठीक ठीक समझ नहीं पाते। और यही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशंस उनको नहीं आती है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैं आज से इस वीडियो के साथ एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा, इनकी कौन सी रेफरेंस गाइडलाइंस है उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो सीरीज के डिफरेंट वीडियोस में मैं इंग्लिश के डिफरेंट अल्फाबेट्स यानी कि जैसे कि ABCD, इनमें से किसी एक को चूज करूंगा और उससे शुरू होने वाली जो हमारी जनरल डेफिनेशंस हैं उनको पिक करूंगा। जैसे कि मान ली मैंने इस वीडियो में, जो आज का वीडियो है, इसमें मैंने अल्फाबेट A चुना है और ए से जो जनरल जो डेफिनेशन शुरू होती हैं जैसे कि एयर लॉग, एक्सेलरेटेड स्टडीज या फिर अलर्ट लिमिट्स, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह हर एक वीडियो में एक अल्फाबेट उठाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं, जो यूज टू डेफिनेशंस हैं, जो हमारी डेली रूटीन में हमें यूज आती हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अल्फाबेट ए के लिए। अल्फाबेट ए से शुरू होने वाली जो भी डेफिनेशंस हैं उनको मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम चूज करते हैं अल्फाबेट ए को, और अल्फाबेट ए से शुरू होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और उन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर से कुछ स्लाइड्स की हेल्प लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं फार्मा की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। आज इस वीडियो में जिन डेफिनेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेलरेटेड टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्शन लेवल या फिर लिमिट, एक्टिव सब्सटेंसेस या फिर API, एयर लॉक, अलर्ट लेवल या फिर लिमिट, एनुअल रिव्यू, एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक फिलिंग, एसेप्टिक प्रोसेस एंड एड्रेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन की, जो कि है एक्सेलरेटेड टेस्टिंग। एज पर ICH Q1A, studies designed to increase the rate of chemical degradation or physical changes of a drug substance or drug product by using exaggerated storage conditions as part of formal studies. Data from these studies, in addition to long-term stability studies, can be used to assess longer-term chemical effects at non-accelerated condition and to evaluate the effect of short-term exertions outside the label storage condition, such as might occur during shipping. Results from these accelerated studies are not always predictive to physical changes. जिन स्टडीज में हम किसी मेडिसिन या फिर ड्रग प्रोडक्ट को एक्सेसिव या एक्सट्रीम स्टोरेज कंडीशन में रखकर उसके केमिकल या फिर फिजिकल डिग्रेडेशन को एनालाइज करते हैं, उन्हें एक्सेलरेटेड टेस्टिंग कहते हैं। एक्सेलरेटेड टेस्टिंग के साथ साथ हम लॉन्ग टर्म या नॉन एक्सेलरेटेड टेस्टिंग भी करते हैं। इन स्टडीज़ की हेल्प से हम ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट हमारी स्पेसिफाइड स्टोरेज कंडीशन से बाहर रखा जाता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो या फिर एक्सेलरेटेड कंडीशन की वजह से शॉर्ट टर्म इफेक्ट। यानी कि हम बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अपने प्रोडक्ट को रख कर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक रहता ही है, अगर हम उसको एक्सट्रीम कंडीशन यानी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर देते हैं तो उसमें भी हमारा प्रोडक्ट ठीक रहता है या नहीं रहता है। ये स्टडीज़ हम करते हैं एक्सेलरेटेड स्टडी में। जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एज पर ICH Q6A, न्यूमेरिकल लिमिट्स, रेंजेस और अदर suitable measures for acceptance of the results of analytical procedure. As per WHO, measurable terms under which a test result will be considered acceptable, and as per PICS P10063, the criteria assigned before undertaking testing to allow evaluation of test results to demonstrate compliance with the test phase of delivery
रिक्वायरमेंट्स, प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो वो प्री डिटरमाइंड लिमिट्स या फिर रेंजेस जो ये डिफाइन करती हैं कि हमारा किया हुआ काम या एनालिसिस पास हो रहा है या नहीं, या जैसा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एनालिसिस से वो हमें मिल रहा है या नहीं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हर चीज़ में हम कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देते हैं। जैसे अगर डीटी निकाल रहे हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि भाई 30 मिनट्स में आ जानी चाहिए, 15 मिनट्स में आ जाना चाहिए। या फिर ऐसे करते हैं तो हमें पता है कि 90 to 110 का कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो मतलब कहने का ये कि हमने पहले से ही एक लिमिट डिफाइन कर दी है जिसके अंदर हम जो एनालिसिस या फिर प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर हमारे रिजल्ट्स आने चाहिए। नाउ द थर्ड definition is action level limit. As per ICH Q6B, an internal in-house value used to assess the consistency of a process at less critical steps. As per WHO, the action limit is reached when the acceptance criteria of a critical parameter have been exceeded. Results outside the limits will require specified action and investigation. And as per PICS P10076, established criteria, example microbiological or particulate levels, requiring immediate follow-up and corrective action it if exceeded. तो एक्शन लिमिट या फिर लेवल वो नियर टू एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिमिट है जो इन हाउस ट्रेंड्स के बेसिस पर सेट की जाती है। यानी कि ये लिमिट विद इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो है, लेकिन अगर आपके रिजल्ट इस लिमिट तक आते हैं तो आपको अपने प्रोसेस या एनालिसिस को वेरीफाई करने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए कापा भी लेना चाहिए। यानी कि हमने मान लीजिए कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेट किया, से हमने सेट किया कि 110 तक का ऐसे हमारे पास आना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो एक 110 का जो लिमिट सेट की है हर बार रिजल्ट 110 ही आने चाहिए। हमने मैक्सिमम एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेट कर लिया, लेकिन उसी के साथ साथ हम एक एक्शन लेवल लिमिट भी सेट करते हैं कि अगर हमारा 105 से ऊपर आता है तो वी हैव टू गो फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हमें ये चेक करना होगा कि भाई अगर 105 आ गया है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, हमें एक बार देखना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्टिव सब्सटेंसेस और एपीआई। एज पर डायरेक्टिव 2001/83 EC, एनी सब्सटेंसेस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस intended to be used in the manufacture of a medical product and that when used in its production become an active ingredient of the product intended to exert a pharmacological, immunological or metabolic action with a view of restoring, correcting or modifying the physiological function or to make a medical diagnosis. इस लंबी चौड़ी डेफिनेशन की मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि कहना क्या चाह रही है। वो पदार्थ या फिर पदार्थों का मिश्रण जो किसी बीमारी को ठीक करने के काम आए उन्हें एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि भाई मेडिसिन में तो बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। यस, मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें कोई एक या दो या 3 चीज़ें होती हैं जो कि एक्टिव सब्सटेंस हो। अगर हम फॉर एन एग्जांपल बात करते हैं सिंपल सी पैरासीटामोल टैबलेट की, तो आप जानते हो कि पैरासीटामोल टैबलेट को बनाने में अगर हमारे 10 इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल है जो कि हमारे फीवर को ठीक करने के लिए है। बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस मेडिसिन को बनाने, उसको स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। तो बाकी सारी जो चीज़ें हुई वो हुई इनएक्टिव चीज़ें, और जो आपका एपीआई हुआ यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हुआ वो हुआ पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल सिर्फ वो चीज़ है जो कि एक्टिव सब्सटेंस सिर्फ वो चीज़ है जो कि हमारी किसी जो प्रॉब्लम है या जो डायग्नोस हुई है जो डिजीज उसको ठीक करने के काम आता है। ओके, द फिफ्थ डेफिनेशन इज एयरलॉक। एज पर EU GMP guide, an enclosed space with 2 or more doors and which is interposed between 2 or more rooms of different classes of cleanliness for the purpose of controlling the airflow between those rooms when they need to be entered. Or as per CGMP FDA, a small room which with interlocked doors constructed to maintain air pressure control between adjoining rooms, generally with different air cleanliness standards,
द इंटेंट ऑफ एन एयरलॉक इज टू प्रिक्लूड ingress of particulate matter and microorganism contamination from the lesser controlled area। यानी कि वो छोटा सा एनक्लोज्ड एरिया या फिर रूम जो किन्हीं दो डिफरेंट क्लास के एरिया के बीच बनाया जाता है ताकि वो प्रेशर डिफरेंसेस की मदद से एक एरिया का कंटेमिनेशन दूसरे एरिया में जाने से रोक सके। मतलब कि दो किसी डिफरेंट क्लीननेस वाले रूम के बीच में एक छोटा सा रूम बनाया ताकि अपने एयर प्रेशर की मदद से वो उन दो एरिया को आपस में कंटेमिनेट होने से बचा सके। एयरलॉक के लिए मैंने एक डिफाइंड पर्टिकुलरली एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप जानना चाहें कि एयरलॉक डिटेल में क्या होता है तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ डेफिनेशन इज अलर्ट और लेवल और लिमिट। As per WHO, the alert limit is reached when the normal operating range of critical parameter has been exceeded, indicating that corrective measures may need to take to prevent the action limit being reached. Or as per CGMP FDA, an established microbial or airborne particle level, giving early warning to potential drift from normal operating condition and triggers operative security and follow-up to address the potential problem. Alert level are always lower than the action level। यानी कि एक्शन लिमिट की तरह ही अलर्ट लिमिट या फिर लेवल भी ट्रेंड्स के बेसिस पर सेट की जाती है कि वो लिमिट है जहां तक रिजल्ट या आउटकम के आने पर हमें अपनी प्रोसेस या फिर एनालिसिस को मॉनिटर करना चालू कर देना चाहिए कि वो एक्शन लेवल तक ना पहुंच जाए। अलर्ट लेवल हमेशा एक्शन लेवल से नीचे सेट किया जाता है ताकि एक्शन लेवल तक रिजल्ट पहुंचने से पहले उन्हें कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि भाई एक्शन लेवल एक लिमिट होती है कि अगर वहां तक हमारा रिजल्ट आ रहा है तो इट मीन्स कि हमें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, कापा लेना चाहिए कि वो चीज़ ना है। तो एक्शन लेवल से भी पहले हम एक अलर्ट लिमिट सेट करते हैं ताकि कोई भी नौबत, कोई भी रिजल्ट एक्शन लिमिट तक ना पहुंचे जहां पे हमें कापा लेना पड़े। तो अलर्ट लेवल पे जैसे ही कोई रिजल्ट पहुंचता है हमें एश्योर हो जाना चाहिए कि ये ध्यान देना चाहिए कि अब उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर हम ध्यान रखें कि वो प्रोसेस एक्शन लेवल तक ना पहुंच पाए। द नेक्स्ट definition is annual review. As per WHO, an evaluation conducted at least annually that assess the quality standard of each drug product to determine the need of changes in drug product specification of manufacturing or control procedure। तो वो प्रोसीजर जिसमें कम से कम साल में एक बार अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके स्पेसिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर क्रिटिकल प्रोसेस के बेसिस पर चेक करना कि ये पैरामीटर ठीक है या इनमें किसी तरह के चेंज की ज़रूरत है। जैसा आप लोग जानते होंगे APR के बारे में, तो हम इसमें एक्चुअली ये करते हैं कि साल में कम से कम एक बार हम अपने प्रोडक्ट को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हुए, स्पेसिफिकेशन को देखते हुए या फिर कंट्रोल प्रोसीजर्स को देखते हुए कि पूरे साल में हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। हम जब बनाए तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, जब हमने बेचा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई चेंज कंट्रोल नहीं आया, कोई डेविएशन नहीं आया। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट को एसेस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो एज पर स्पेसिफिकेशन बन रहा है या नहीं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एसेप्टिक एरिया। एज पर कैनेडियन GMP 2009, a zone or zones which a clean area where grade A or B conditions are maintained, or as per Japanese MHLW, the place among the work areas where the aseptic drug substances or sterilized containers are exposed to the air in the work area, where the filling operation of the drug substances are conducted, where the sealing operation of the containers are conducted, or where the aseptic operation including sterile tests are conducted। तो क्लीन एरिया वो जोन है जहां ग्रेड A या B मेंटेन हो और जहां पे एसेप्टिक ड्रग को फिलिंग, सीलिंग या फिर किसी एसेप्टिक प्रोसेस के लिए डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया जा सकते, एसेप्टिक क्राइटेरिया कहलाते हैं। यानी कि वो सारे एरिया
वो सारे एरिया में मतलब वो सारे ए या बी ग्रेड के एरिया जहां पे हम अपनी एसेप्टिक फिलिंग, सीलिंग या फिर टेस्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं, एसेप्टिक एरिया कहलाते हैं। अब ग्रेड ए क्या है, ग्रेड बी क्या है, ग्रेड सी डी क्या है, ये सब मैं आपको अपने किसी दूसरे वीडियो में जिसमें स्पेसिफिकली हम क्लीन रूम की बात करेंगे, मैं आपको डिफाइन ज़रूर करूँगा। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एसेप्टिक फिलिंग। एज पर पिक्स PI 0076, operations whereby the product is sterilized separately, then filled and packaged using sterilized container and closure in critical process zones। तो वो प्रोसेसेस जिसमें किसी प्रोडक्ट को हम अलग से स्टेलाइज करके फिर उसे कंट्रोल कंडीशन में स्टेराइल कंटेनर्स में फिल करते हैं, एसेप्टिक फिलिंग कहलाती है। जैसा कि मैंने बताया एसेप्टिक एरिया, तो वो एरिया जहां पे हम अपनी एसेप्टिक प्रोसेसेस को करते हैं, उसी तरह से वो एरिया जहां पे हम अपने प्रोसेस जो अपने प्रोडक्ट है उसको स्टेलाइज करते हैं और एसेप्टिकली यानी स्टेलाइज कंडीशन में फिल करते हैं, एसेप्टिक फिलिंग कहलाती है। द 10th वन जो इसी से कनेक्टेड है, एसेप्टिक प्रोसेस। एज पर कैनेडियन GMP 2009, अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट इन विच sterile bulk drugs or sterile raw materials are compounded and assembled with sterile packaging components under grade or B condition। क्लीन एरिया के ग्रेड A या B में स्टेराइल मटेरियल से या स्टेराइल तरीके से स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना या स्टेराइल कंटेनर में पैक करना एसेप्टिक प्रोसेस कहलाता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसेप्टिक जो एरिया होता है यानी कि ग्रेड ए या फिर बी, तो इन ए या बी एरिया में अपने प्रोसेस को मैन्युफैक्चर करना, फिल करना, प्रोसेस करना, जब हम अपने एसेप्टिक प्रोडक्ट को यानी स्टेराइल प्रोडक्ट को किसी ए ग्रेड या बी ग्रेड में प्रोसेस करते हैं तो फिर उसे एसेप्टिक प्रोसेस कहते हैं। नाउ द फाइनल वन इज एट रेस्ट। As per WHO, conditions where the installation is complete with equipment installed and operating in a manner agreed upon a customers and suppliers but with no personal present। यानी कि किसी एरिया की वो कंडीशन जिसमें ज़रूरत के सारे इक्विपमेंट तो इंस्टॉल हो लेकिन वहाँ कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कोई इंसान मौजूद ना हो। यानी कि वहाँ इक्विपमेंट तो इंस्टॉल्ड हो लेकिन कोई एक्टिविटी ना हो रही हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा एरिया जो हमारा कोई भी प्रोसेसिंग एरिया है जहाँ पे जो जो इक्विपमेंट हमें चाहिए वो सारे इंस्टॉल्ड हो गए हैं, अप्रोप्रिएटली जैसा हमें चाहिए था वो सारे इंस्टॉल हो गया और रेडी है काम करने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में जहाँ पे हमारे सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल हो गए हैं लेकिन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना हो रही हो या फिर कोई भी इंसान वहां मौजूद ना हो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो इस कंडीशन को एट रेस्ट कंडीशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अल्फाबेट ए से शुरू होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमारी डेली प्रोफेशनल रूटीन में हमें बहुत हेल्प कर सकती है। अगले वीडियो में मैं अल्फाबेट बी चूज करूंगा, यानी कि अल्फाबेट बी से शुरू होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने जो डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो वो आपको समझ में आई हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।